कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर ब्रिटेन के दौरे पर है। दौरे पर वो अपने नफरती बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। विदेशी सरजमी से राहुल गांधी का अटैक लगातार जारी है। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र, चीन विवाद, जम्मू कश्मीर, महिलाओं समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है। ये भी कहा कि मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खुलकर भाषण दे सकता हूं, पर भारत के किसी विश्वविद्यालय, संसद में नहीं बोल सकता। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। साथ ही बीबीसी और पीएम उम्मीदवार विपक्षी एकता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो आज राहुल गांधी के नफरती एजेंडे पर ही चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी विदेश से जहर उगल रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों बार बार राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अब हताश हो गए हैं और इस हताशा में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाना और तानाशाही की बात करना, वो भी विदेशी धरती पर जाकर पूरे यूरोप में प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मतलब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर सारे जो संवैधानिक संस्थानें हैं वो सरकार के कब्जा में है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पर तानाशाही शुरू हो चुकी है। ये तुलना कैसी करते हैं भारत के लिए, जिसका कोई लेना देना भारत में नहीं है, और वो वहाँ पर जाके ये बातें कर रहे हैं जिस सरकार के यहाँ अभी भारत के संबंध बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ब्रिटिश सरकार से राहुल गांधी का कोई लेना देना है? नहीं लेना देना है। वहां पर बैठे हुए वो लोग जो कि हमेशा भारत को उसी गुलामी नजरिए से देखते रहे हैं कि भारत कितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन वो ब्रिटेन के 70 साल पहले की स्थिति वाला ही भारत रहेगा। उन लोगों का नजरिया ही ऐसा रहा है कि कुछ भी भारत के खिलाफ मिले तो उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इतना प्रचारित करो कि भारत की छवि खराब हो। एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र के कारण वो अहमियत पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को यह तय करना चाहिए, चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए और सरकार को भी इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सिर्फ बोलने चालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर ये मानती है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है तो उसे फिर चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो सारे चुनाव का बहिष्कार करे और चुनाव आयोग ये कहे कि आखिरकार जब आपके नेता ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराता है, अगर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है तो फिर क्यों ना आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जाए कि आप इस लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में भरोसा करते हैं या नहीं। लेकिन बार बार क्यों लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं? बीबीसी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह का बयान है? देखिए, बयान इसी तरह का है, इसके पूरे अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो आधार है। एक आधार है पीएम मोदी को बदनाम करना, दूसरा आधार है देश की छवि को खराब करना। तो पहले पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए ये उन संस्थाओं के गिरावट का इस्तेमाल करते हैं जो भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर लोकतंत्र की बात जहां पर होती है वहां पर कहा जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया को माना जाता है। आपने इन चारों स्तंभ के ऊपर सवाल उठाया है, न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उसी का उपयोग भी कर रहे हैं बचने के लिए। अगर आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो आप उसी कोर्ट के आधार पर, उसी कोर्ट में जाकर बेल लेकर क्यों बैठे हुए हैं? जमानत की अर्जी देनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि ये लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कोर्ट है जो सरकार के जेब में है, सरकार के इशारे पे काम करती है। अगर कोर्ट सरकार के इशारे पे काम कर रहा है तो पवन खेड़ा को अचानक जमानत कैसे मिल जाता है? आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2012 से 2023 तक, यानी 11 साल हो गया नेशनल हेराल्ड के मामले को चलते हुए। इतने सालों से उसी न्यायपालिका का इस्तेमाल करके
ये स्वतंत्र कैसे घूम रहे हैं, जबकि ये साफ तौर पर दिख रहा है। प्रथम दृष्टया कोई भी ये देखकर, सामान्य लोग भी बता देगा कि नेशनल हेराल्ड मामला में पूरी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन्वॉल्व हैं और उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। जैसे कि ये लोग ऊपर ऊपर तरीके से कह देते हैं कि नेशनल हेराल्ड जो है अखबार एजेएल के तहत चलता था, जिसको वो कांग्रेस का ही माना जाता था, तो कांग्रेस ने कांग्रेस के अखबार को ले लिया, तो उससे क्या दिक्कत होगी। लेकिन ये समझना चाहिए कि एजेएल कांग्रेस का नहीं था, उसमें कई गैर कांग्रेसी नेता भी शामिल थे और वो जो गैर कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने भी खून पसीना बहाया था। ये पूरे हिंदुस्तान के सामान्य लोगों के चंदे से चल रहा था और उस चंदे का और उस पेपर का इस्तेमाल आपने कैसे किया? आपने कांग्रेस से फंड लिया, उसको माफ करवाया और उसी के शेयर को अपने नाम से करके ये प्रॉपर्टी ले लिया और अब आप कहते हैं कि इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो क्या चोरी के संपत्ति का उपयोग न करने से चोरी खत्म हो जाती है? अगर हम किसी के घर में डाका डालें और 20 करोड़ रुपए का सामान उठा कर ले आए, घर में गोडाउन में बंद कर दें और कहें कि हम इसका उपयोग नहीं कर रहे, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो क्या वो चोरी चोरी नहीं कहलाएगी? आज कल परसों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बच्चे कभी न कभी तो इस बहादुर शाह जफर मार्ग के उस नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो सैकड़ों करोड़ रुपया का है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका रेंट ले रहे हैं, तो ये उसी जुडिशरी का इस्तेमाल करेंगे अपने फायदे के लिए। जब इनके ऊपर अंकुश लगेगा तो उसके बाद उसके खिलाफ बात करेंगे, उसी मीडिया का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ लंदन में नहीं करते हैं। आखिरकार कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाना चाहिए, जब ये पार्टी बार बार कह रही है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनता है, मीडिया हमको बहिष्कार करके रखा है, सिर्फ मोदी की बात सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक नहीं है, किसी मीडिया को वहां जाने की जरूरत नहीं है जब उसी के ऊपर लांछन लगाया जाता है। तो तीसरे स्तर पर इन्होंने क्या बात कही कि सबको चुप करा दिया जाता है, साइलेंट, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? आपने 53 मिनट संसद के अंदर बोला और उसमें भी तथ्यहीन बातें बोली और उसके बाद आप कहते हैं संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। ये जो कंट्राडिक्शन है, ये सबसे पहले अभी की सरकार, जो मोदी की सरकार है, उसको बदनाम करना है। दूसरे स्तर पर भारत जो मजबूती से दुनिया में उभर रहा है उसको दबाने की कोशिश कैसे होगी? अब उसके लिए देश को बदनाम करना पड़ेगा। जब दुनिया का कोई भी मुल्क जिसकी परंपरा लोकतंत्र की रही है और अगर उसके बारे में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेता दुनिया में घूम घूम कर कहे कि वहां अब लोकतंत्र नहीं रहा है, न्यायपालिका खतरे में है, मीडिया को आवाज उठाने की ताकत नहीं है, तो उसके बाद पूरे दुनिया के इन्वेस्टर, बिजनेसमैन ये सोचने को मजबूर होने लगेंगे कि क्या सही में ये बातें हैं। अगर एक अफवाह जो हिंडनबर्ग ने उठाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आज धीरे धीरे खारिज हो रही है। QGQ जो है ये बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, अब वो बता रही है कि नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 15,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अब ये अफवाह ऐसा उड़ाया गया जिसके कारण अडानी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या ऐसे ही अफवाहों से देश का नुकसान नहीं होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स आने से पहले नहीं सोचेंगे? दूसरे देशों में छवि खराब करके भारत में जो मजबूती से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल गांधी जो एक एक बात लंदन में जाकर बोल रहे हैं उसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं है। एक बात तो साफ है कि वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज और समझ में आई कि राहुल गांधी के दुश्मन नंबर 1 मोदी है। विपक्षी एकता की बात को लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ सरप्राइज मिलेगा। अब क्या ये सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज तो एक ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम उस सरप्राइज को स्पॉइल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को सरप्राइज दिया जाएगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए एक ही चीज की जरूरत है और वो है राहुल गांधी का सरेंडर। राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी के दूसरे नेता, इन दोनों के बीच दीवार क्या है? कांग्रेस भी चाहती है
कि सारे विपक्षी एकता हो जाए, सारे विपक्षी पार्टी के नेता एक प्लेटफॉर्म पे आए। दूसरी विपक्षी पार्टियां जितनी भी है, चाहे ममता बनर्जी अभी कुछ समय पहले ही बोल चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ये जितने नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, ये सब कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तभी हराया जा सकता है जबकि हम लोग एक साथ आए। और इसलिए सब ये मानते हैं कि हमें भी कांग्रेस के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था, लेकिन इन लोगों का मानना क्या है? तेजस्वी यादव जैसा नेता बोल चुका है कि कांग्रेस नेतृत्व का मोह छोड़ दे, यानी कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और उसके बाद नेतृत्व का फैसला बाद में होगा, पहले चुनाव करें। लेकिन सब तो पहले नेतृत्व के लिए ही लड़ रहे हैं, हर किसी को पीएम बनना है। क्या विपक्षी एकता, एकजुट होना इतना आसान है? अगर कांग्रेस समर्थन भी करती है, अगर विपक्षी एकता भी हो जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि जितने भी ये क्षेत्रीय छत्रप मानते हैं अपने आप को, ये सब आजमा चुके हैं अपने अपने क्षेत्र में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर, जहां जहां पर इनकी औकात है। अगर नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाते हैं तो एक ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रचार करके वो उसका मुखिया भी नहीं बना सकते। बिहार के अलावा उनको कहीं कोई पहचान है नहीं। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ के बिहार ही जाते हैं तो वहां उनकी स्थिति बिल्कुल ही लिजलिजा पिलपिला टाइप का है, उनको कोई नहीं पहचानता। जब मुलायम सिंह यादव भी बिहार में चुनाव लड़ के थक गए, मायावती भी बिहार में चुनाव लड़ चुकी है, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में इतने सालों से शासन कर रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश तक नहीं बढ़ पाई हैं, तो सारे के सारे ये क्षेत्रीय छत्रप हैं जो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित रहेंगे और एकजुट होंगे। तो क्या मायावती और अखिलेश यादव बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस के लिए वोट दिलवा सकते हैं, या ममता बनर्जी बिहार में दिलवा सकती है वोट? ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है कि सब एकजुट हो गए तो लोगों को लगे, जो परसेप्शन बनाया जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, और जो कंफ्यूज्ड वोटर होता है 5 से 10%, उसका सपोर्ट मिल जाएगा तो थोड़ी स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। और राहुल गांधी के साथ तो ये लोग गठबंधन और उनका नेतृत्व स्वीकार करें तो उसके बाद जो कंफ्यूज्ड वोटर भी हैं, जो चाह भी रहे हैं कि इन लोगों को वोट दें, वो भी पीछे हट जाएंगे और मोदी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ और सिर्फ जहरीले बयान देते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं, और देश और विदेश दोनों जगह पर जो व्यक्ति उन लोगों के साथ खड़ा है जो हिंदुस्तान को कमजोर करने की लगातार साजिश कर रहा है, उसकी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस को के ऊपर अब सवाल उठना चाहिए कि या तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के इन बयानों से किनारा करें, जैसे बार बार कांग्रेस करती है, लेकिन अभी तक नहीं किया। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नोटिस क्यों नहीं दी जानी चाहिए कि जब आपको डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप शामिल कैसे हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विवाद पर कहा है कि पूरे देश में आवाज को दबाने की कोशिश होती है, बीबीसी एक उदाहरण है। तो वहीं विपक्षी एकता पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो बहुत आशावादी हैं कि विपक्षी दल भारत के वैकल्पिक दृष्टिकोण को पेश करने के लिए एक साथ आएंगे। अब देखना होगा कि कैसे राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने के लिए सरप्राइज देते हैं। पर जिस तरह से भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, वो वाकई कई तरह के सवाल खड़े करता है। आज के हमारे खास शो राहुल का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।